सिर्फ पैसे की परवाह करते थे। उनका ग्रीड किसी भी और चीज से ज्यादा मैटर करता था। डर के मारे इजाबेल ने फ्रे को पकड़ लिया और उसने उसे छोड़ने को कहा क्योंकि उसकी वजह से उसे और ज्यादा गर्मी लग रही थी। फिर उसने उसका फेस देखा और फ्रीज हो गया। वो रो रही थी। अब ये क्लियर था कि ये नॉर्मल पायरेट्स नहीं थे। लिच कम से कम 5th डिग्री का था और यही वजह थी कि शिप के मीजेस उसे रोक नहीं पाए। पायरेट कैप्टन उस मिस्टीरियस फिगर की तरफ मुड़ा। आंसर्स चाहते हुए लिच ने ऑर्डर दिया कि जिसने भी उसका अटैक ब्लॉक किया है वो आगे आए। उसे पता था कि वो पर्सन शिपर ही कहीं है। जब किसी ने आंसर नहीं किया तो उसने थ्रेट दिया। उसके हाथ में आइस एरोज फॉर्म हुए और उसने वार्न किया कि अगर वो पर्सन छुपा रहा तो सब मारे जाएंगे। क्रू टेरिफाइड था। एक मैडमैन की तरह हंसते हुए उसने एरोज को और भी बड़ा और डेडली बना। कैप्टन ने लॉर्ड डुलार्ड को रोकने का ट्राई किया, उसे याद दिलाया कि उन्हें अभी भी हॉस्टेजेस चाहिए, पर उस अनडेड ने उसे टेरिफाइंग ग्लेयर दी। यहाँ तक कि कैप्टन भी उससे आंख नहीं मिला पाया। तभी कोई चुपचाप आगे आया। हुड पहने उस आदमी ने अभी भी अपना फेस हाइड रखा था, पर लिच को पहले से ही सस्पेक्ट था कि उसी ने इंटरफियर किया था। बिना किसी हेसिटेशन के उस यंग आदमी ने एडमिट किया कि वो वही था। इंटरेस्टेड होकर लिच ने उसका नाम पूछा। फिर उस बॉय ने अपना हुड पीछे हटाया और सब स्टन्ड रह गए। इजाबेल भी शॉक लग रही थी। फ्रे हालांकि सबसे अजीब तरह से डिटैच लग रहा था। उस बॉय ने खुद को पेरोन जून के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इजाबेल ने उसे एकेडमी के क्लासमेट के रूप में पहचान लिया। हर कोई पेरोन को जानता था। वो एकेडमी के सबसे बड़े क्लब को लीड करता था और एम्पायर की 3 सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक का ट्रू सन था। उसके पास टॉप ग्रेड्स भी थे और वो अक्सर फर्स्ट प्लेस के लिए इजाबेल से कम्पीट करता था। पर ये सब का टाइम नहीं था। उसने एडमिट किया कि भले ही उनके ग्रेड्स क्लोज थे पर उसकी डिग्री शायद उससे कहीं ज्यादा हाई थी। गर्ल्स शिप पर पीरॉन को देखकर अमेज थी। कुछ ने तो चीयर भी किया, ये सोचकर कि शायद अब वो बच जाएंगे। इजाबेल को उम्मीद थी कि पीरॉन इसे हैंडल कर लेगा, पर फ्रे ने उसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना करने को कहा। पीरॉन के माउथ से ब्लड ड्रिप कर रहा था। वो शायद मुश्किल से ही खड़ा था। लिच कम से कम 5th डिग्री का था और भले ही पीरॉन गिफ्टेड था पर ऐसा लग रहा था कि उसने अभी उस लेवल को रीच किया था। खुद से स्ट्रॉन्गर स्पेल को सर्वाइव करना पहले से ही एक मिरेकल था। डेस्परेट होकर इजाबेल ने पूछा कि क्या फ्रे उस अनडेड के लेवल से ऊपर है, और उसने ना कहा। फिर भी उसने उसे पीछे हटने को कहा क्योंकि उसे अभी भी ओवरहीट फील हो रहा था। वॉर्न आउट होकर पेरॉन ने इस शिप को पिक करने पर रिग्रेट किया। उसने फ्यूअर स्टूडेंट्स वाले शिप को चूज किया था ताकि वो अलग ना दिखे, और ये एक ह्यूज मिस्टेक साबित हुई। उसने स्पेल को रोक तो लिया था पर उस एफर्ट ने उसकी बॉडी को ऐसा कर दिया था जैसे वो अब टूट जाएगी। उस क्रीचर को फेस करते हुए उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे कैसे बीट किया जाए। अनडेड ने कहा कि आज उसका लकी दिन था। उसने इतना फाइन मटेरियल मिलने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों ने साइलेंस में एक दूसरे को घूरा। मौत को करीब सोचकर पेरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने पायरेट कैप्टन से पूछा कि उसे सच में क्या चाहिए। एक फेंट स्माइल के साथ उसने कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है। इतने सारे वैल्यूएबल बच्चों को डेंजरस ऑस्ट्रल आइलैंड्स क्रॉस करते देख वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो सबके फ्रेंड्स बनकर वो उन्हें सेफली काउ सिम्फनी तक एस्कॉर्ट करेंगे। पेरोन ने ऐड किया कि कैप्टन एक बिजी आदमी है और उसने ये कहते हुए बात खत्म की कि वो ये सब सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए पैसे मिलने के बाद ही करेंगे। तो एंड में ये सब पैसे के बारे में ही था। पेरोन बिल्कुल स्टिल खड़ा था। फिर उसने एक दूसरा ऑफर दिया। वो अकेला हॉस्टेज बनेगा और जून फैमिली पायरेट्स को उनकी एक्सपेक्टेशन से ट्वाइस पे कर सकती थी, और कैप्टन ने रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि एक इमॉर्टल के उसकी साइड पर होने से वो जो चाहे वो अमाउंट पा सकता था। पेरोन ने एक छोटा सा श्रग दिया और एडमिट किया कि उसकी बात में पॉइंट है। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि उनके हायर किए हुए लिच को हरा सके। फिर भी उसने कहा कि उसके पास जो कुछ भी है उसके साथ वो फाइट करेगा और ये श्योर करेगा कि वो अकेला ना मरे। इस आंसर ने कैप्टन को शॉक कर दिया। फ्रे को उस लड़के में जेन्युइनली इंटरेस्ट आने लगा और इस एज में उस तरह की स्पिरिट देखकर वो उसे और भी पसंद आने लगा। उसने सोचा कि इस नेशन का फ्यूचर ब्राइट है, पर उस अनडेड का अपना माइंड चेंज करने का कोई इरादा नहीं था। पेरोन का मानना इनक्रेडिबल था। फिर भी जब उसे समझ आया कि वो मॉन्स्टर क्या चाहता था तो वो पीले पड़ गया। उसने उसको डॉज करने का ट्राई किया अटैक्स, पर उस अनडेड का इरादा उसका सारा माना ड्रेन करके उसकी बॉडी को अपना सर्वेंट बनाने का था। अपनी पावर यूज करके उसने पीरॉन को अपने क्लॉज में पकड़ लिया। उस पॉइंट पर बातें खत्म हो चुकी थी और प्लान सबको पायरेट शिप पर मूव करने का था। स्टूडेंट्स पैनिक में भागने लगे पर पायरेट्स ने उन्हें फोर्स से पकड़ लिया। उन्होंने गर्ल्स को टाइटली पकड़ा और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। पायरेट्स खुद पर प्लीज लग रहे थे जब तक एक वन आइड पायरेट को याद नहीं आया कि उसे भी हॉस्टेजेस लेने में हेल्प करनी चाहिए। फिर उसने इजाबेल को नोटिस किया। वो उसकी तरफ बढ़ा और वो डर के मारे फ्रे के पीछे छुप गई। पायरेट ने फ्रे का मजाक उड़ाया, उसे एक सूखी डाली कहा। फ्रे ने आसपास ऐसे देखा जैसे उसे पता ही ना हो कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, जब तक कि उसे रियलाइज नहीं हुआ कि पायरेट उसी से बात कर रहा है। उस आदमी ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। इस बार उसे एक स्किनी ब्रैट कहा। फ्रे ने कामली थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाने को कहा। ये आंसर सच में पायरेट को चुभा। अपने हाथ चटकाते हुए उसने फ्रे को पीटने का डिसाइड किया, पर फ्रे वहां से हिला तक नहीं। तब तक कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बांध दिया गया था। जैक बड़बड़ाया कि फेम फ्रे के सर पर चढ़ गया है। पायरेट सच में फेड अप हो रहा था। वो तेजी से फ्रे की तरफ बढ़ा और अपनी स्वॉर्ड के साथ चार्ज किया। सब लोग ध्यान से देख रहे थे। चारों तरफ डर होने के बाद भी फ्रे बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा। पायरेट करीब आया, अपना फाइनल हिट लैंड करने के लिए रेडी था। इजाबेल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो ये देख नहीं सकती थी, पर जिसका मुंह टूटा और दांत गिरे वो पायरेट था। फ्रे ने अपनी पावर से उसे हवा में उड़ा दिया। वो आदमी किसी सड़े हुए फ्रूट की तरह उड़ गया। फ्रे ने 1 सेकंड के लिए रिजल्ट देखा। उसकी किक ने एनिमी को सीधा समुद्र में भेज दिया था, जिससे हर कोई स्टन रह गया क्योंकि वहाँ जो खड़ा था वो फ्रे था, अकेडमी का सो कॉल्ड इटर्नल लूजर। वो ब्लू आइज वाला ब्लॉन्ड बॉय बस उड़ता रह गया, ये फिगर आउट करने का ट्राई करते हुए कि वो किस तरह का मूव था। उसने उसे अपने माइंड में रीप्ले किया। एक ऐसी स्पिनिंग किक जो माना से भरी थी, इससे पहले कि पायरेट स्ट्राइक भी कर पाता। पहले से जानता था कि फ्रे में टैलेंट है, पर इतना परफेक्ट कंट्रोल नहीं। वापस करंट मूवमेंट में
आते हुए फ्रे ने उस रेड हेड को आगे बढ़ने से रोका और उसके सर पर थपथपाया। उसने उसे शार्प रहने को कहा। वहाँ मौजूद हर कोई उससे वीकर था सिवाय उस लिच के, तो वो खुद को आराम से प्रोटेक्ट कर सकती थी, राइट? उस मेज ने उसे एक स्मॉल स्माइल दी और अपने सर को टच किया। फिर उसने वापस फोकस किया जबकि फ्रे पायरेट्स को फेस कर रहा था। किडनैपर्स में से एक ने पूछा कि अभी अभी क्या हुआ। फिर उसने मजाक उड़ाया ये कहते हुए कि उसका दोस्त सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि वो एक प्रिटी गर्ल को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अगले ही सेकंड वो ग्रे हेड बॉय उसके सामने था, इतनी फास्ट मूव करते हुए कि हवा भी हिल गई। पायरेट उस स्पीड को प्रोसेस तक नहीं कर पाया। पीछे से लिच उसे साइलेंस में देख रहा था, फ्रे को स्टडी करते हुए और क्लियरली सरप्राइज था। फिर एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ ऑरा बर्स्ट हुई। अभी भी कंफ्यूज पायरेट पेन से तड़पने लगा। फ्रे ने उसे डेड स्ट्राइक किया था और कोल्डली कहा कि उन्हें कभी वो डील नहीं लेनी चाहिए थी। उसे ये अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं था और अब वो और नरम बर्ताव नहीं करने वाला था। एक सेकंड के लिए फ्रे ने नोट किया कि उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हर कोई शॉक में घूर रहा था। वैसे भी उस तरह के आदमी उस जैसे किसी बंदे को कभी पसंद नहीं करने वाले थे। सारे पायरेट्स लाउड क्राइज के साथ उस ग्रे हेड बॉय की तरफ दौड़े। फ्रे ने उन्हें कोल्ड स्टेयर के साथ मीट किया, गिरे हुए आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे दूसरे दो लोगों पर फेंक दिया। फिर उसने एक और अटैक के साथ फॉलो अप किया जिसने उसके सामने आने वाले हर किसी को चीर कर रख दिया। जो पायरेट्स अभी भी खड़े थे उन्होंने सर्कल बनाकर उसे पीछे से हिट करने का ट्राई किया, पर एक ब्लिंक में फ्रे ने अपना ऑरा स्प्रेड किया और उन्हें भी क्रश कर दिया। लिच के बगल में खड़ा आदमी इसे बस इम्पॉसिबल ही कह पाया। मीनवाइल फ्रे एक के बाद एक पायरेट्स को गिराता गया। स्टूडेंट्स पावर के इस ह्यूज गैप को स्टंड होकर देख रहे थे। एक पायरेट ने एक गर्ल को हॉस्टेज बनाकर खुद को बचाने का ट्राई किया और रहम की भीख मांगने लगा, और फ्री इतनी फास्ट उसकी तरफ लपका कि ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आफ्टर इमेजेस छोड़ दी हो। एक किक ने पायरेट को उस लड़की के ऊपर से हवाई उड़ान भरते हुए उसके मुंह पर जा मारा। बाकियों ने फ्रे को सराउंड करने का ट्राई किया पर वो ऊपर जंप कर गया जिससे वो आपस में ही टकरा गए। गुस्से में उन्होंने चिल्लाया कि वो उसे समुद्र के बॉटम तक घसीट ले जाएंगे, पर जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो ग्रे हेड बॉय एक ह्यूज एनर्जी स्फीयर होल्ड किए हुए था। वो पैनिक कर गए और उससे रुकने की भीख मांगने लगे, पर उसने बिना कुछ कहे एक कोल्ड फेस के साथ उसे फायर कर दिया। उनकी चीखें आखिरी चीज थी जो सुनाई दी। फिर सिर्फ धूल और जलने के निशान ही बाकी रह गए। फ्रे स्लोली वापस नीचे उतरा। फिर उसने नोटिस किया कि एक पायरेट बच गया था। उस आदमी ने उस मेज को हॉस्टेज बना रखा था और फ्रे को एक मॉन्स्टर बोला। उसने फ्रे को वार्न किया कि वो मूव ना करे वरना वो उसे हर्ट कर देगा। फ्रे ने उसे एक सेकंड घूरा और फ्लैटली पूछा कि उसने अभी क्या कहा। बॉल्ड पायरेट कंफ्यूजन में आंखें झपका रहा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता मेज ऑलरेडी एक अटैक चार्ज कर रही थी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और एक ह्यूज इलेक्ट्रिक शॉक रिलीज किया जिसने उन दोनों को निगल लिया। उस आदमी को गिराने के लिए एक ब्लास्ट ही काफी था। आसपास खड़ा क्रू साइलेंट हो गया। बोलने के लिए वो हद से ज्यादा स्टंट थे। लिच और उसके बगल में खड़ा रेड हेड भी उतने ही शॉक थे। मेज और फ्रे ने एक मोमेंट के लिए एक दूसरे को देखा जब तक कि उस रेड हेड ने नहीं पूछा कि उसे उसकी स्किल्स कैसी लगी। फ्रे ने ड्राइली कहा कि वो इतनी डेंजरस होने के बावजूद स्वीट और हार्मलेस होने का एक्ट करती है। फिर तालियों की आवाज गूंज उठी और पीछे से आ रही क्लैपिंग ने हीरो को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। ये लिच के बगल वाला थग था जो स्लो क्लैप करते हुए उनकी स्ट्रेंथ का मजाक उड़ा रहा था। फिर भी उसने एडमिट किया कि वो एक्चुअली इंप्रेस था। हीरो और विलन ने एक ब्रीफ मोमेंट के लिए एक दूसरे को घूरा। फिर विलन ने एक ऑफर के साथ साइलेंस तोड़ी। उसने कहा कि वो लड़का क्लियरली कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं था, पर अकेले पूरे शिप को हैंडल करना अभी भी हार्ड होगा। वो ग्रे हेड बॉय शांत रहा और उसे बोलने दिया। विलन ने कहा कि उसे सिर्फ आधे लोग चाहिए, ट्रेनीज में से सिर्फ आधे। हीरो ने कैप्टिव्स की तरफ देखा। एक अपनी माँ के लिए रो रहा था जबकि दूसरे सुबक रहे थे, ये भीख मांगते हुए कि उन्हें ना ले जाया जाए। विलन ने पूछा कि क्या वो ये डील लेगा, कुछ लोगों को बचाएगा और जिंदा बचेगा। इसे एक विन विन सिचुएशन बताते हुए हीरो ने पूछा कि ये विन विन कैसे हुआ जब ज्यादातर एनिमी फोर्स पहले ही खत्म हो चुकी थी। विलन ने सिर्फ कंधे उचकाए और स्नीर किया। उसने कहा कि वो ग्रे हेड बॉय चूज कर सकता है कि कौन रुकेगा और किसे हैंड ओवर किया जाएगा। एक ब्लॉन्ड औरत अचानक भागते हुए आई, चूज किए जाने की भीख मांगने लगी। उसने खुद को उस पर फेंकने का ट्राई किया बचने के लिए, बिल्कुल डेस्परेट होकर। अगर मनी काफी नहीं था तो उसने दूसरे काइंड की पेमेंट ऑफर की, प्रॉमिस करते हुए कि वो जो चाहेगा वो करेगी। एक और ट्रेनी घुटनों पर गिर गया और वो भी भीख मांगने लगा। जल्दी ही और लोग भी जुड़ गए, अपनी लाइफ खरीदने के लिए पैसे ऑफर करने लगे। ग्रे हेड बॉय ने ड्राइली कहा कि वो पास कोई चॉइस नहीं थी और उसने इजाबेल को पेमेंट्स कलेक्ट करने को कहा, पर इजाबेल चिढ़ते हुए बोली कि वो सच में ऐसा नहीं कर सकता। उसकी प्रोटेस्ट सुनकर उसने स्मर्क किया और एक ऑक्शन स्टार्ट करने का जोक मारा जिसने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। क्राउड रोती रही, भीख मांगती रही और उसके चारों तरफ स्वॉर्म करती रही जबकि बाकी सब बस शांति से देख सकते थे। फ्री ने आखिरकार पूछा कि क्या उनका नाटक खत्म हुआ। फिर उसने उस ब्लॉन्ड को धक्का देते हुए कहा कि वो बहुत चिपकू है और उसमें से सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आती है। उसने उन्हें चूहे बुलाया ये कहते हुए कि उन्होंने सिर्फ यही सीखा है कि अपना काम निकलवाने के लिए पैसे का यूज कैसे करें। वो अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई पर जीते थे और दूसरों पर धौंस जमाने के लिए उसका यूज करते थे। मेज कहलाए जाने के लायक बिल्कुल नहीं थे। एक मेज का काम वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। एक रियल मेज खुद से पहले दूसरों को बचाता है और इस बात ने उस लड़की को उसका और भी बड़ा एडमायरर बना दिया। फिर उसने दोबारा पेमेंट की बात छेड़कर उस मोमेंट को खराब कर दिया जिससे रेड हेड अपना आपा खो बैठी। मीनवाइल विलन्स दूर से देख रहे एक्सट्रीम थे। रेड हेयर वाले ने लिच की तरफ देखा ये सोचते हुए कि वो इतना चुप क्यों है। क्या उसे डाउट था कि वो उस लड़के को हरा पाएगा? लिच ने रिप्लाई किया कि कोई भी इंसान उसकी पावर से आगे नहीं है। रेड हेड फ्रीज हो गया। ये देखकर शॉक था कि लिच ने उसके थॉट्स पढ़ लिए थे। फिर वो जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। अनडेड ने कहा कि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था और विलन ने चुपचाप अपने थॉट्स को बेहतर गार्ड करने का डिसाइड किया। मॉन्स्टर फ्रे को स्टडी करता रहा, एक ऐसे माना को सेंस करते हुए जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था और उसे एक स्किल्ड फाइटर जज करते हुए। फिर भी वो सिर्फ एक 5 स्टार मेज था, इसलिए लिच ने डिसाइड किया कि वो ह्यूमन सच में उसका सामना नहीं कर सकता और अपनी पावर रिलीज कर दी। अपने क्लोक को फाड़ते हुए उसके बगल में खड़े रेड हेड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लॉर्ड डुलार्ड की तारीफ। हीरोज ने मॉन्स्टर की पावर को बढ़ते हुए
देखा। अनडेड ने कहा कि उसने इस जैसे अनगिनत आदमियों को पहले भी हराया है और उस मेज को सरेंडर करने और उसका बनने का ऑर्डर दिया। वो ग्रे हेड बॉय शांत रहा और बोला कि मॉन्स्टर बातें बहुत बनाता है। लिच ने तुरंत एक और स्पेल कास्ट किया, पर्पल स्पीयर जैसे मिसाइल्स क्रिएट करते हुए। रेड हेड लड़की उस स्पेल से चौंक गई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लिच ने हीरोज पर फायर कर दिया। प्रोटैगनिस्ट बस एक तरफ हट गया और वो अटैक पास खड़े पायरेट्स को लगते लगते बचा, पर वो मिसाइल्स हवा में कर्व होकर एक और हिट के लिए वापस आई। मेज ने फ्रे को रिलैक्स ना होने की वार्निंग दी। वो स्पेल उसका पीछा करती रहेगी। उसने फिर से इसे ऐसे डॉज कर लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये कहते हुए कि वो ट्रिक पहले ही समझ चुका है। पास खड़ा रेड हेड सोच रहा था कि वो स्पेल डेंजरस थी। वो मिसाइल्स अपने टारगेट को ट्रैक करती रहेंगी, भले ही डुलार्ड कुछ और कास्ट करे। और ठीक उसके बाद लीच ने बोन हैंड्स का यूज किया। डेक पर मैजिक स्प्रेड हुआ और नीचे से स्केलेटल हैंड्स निकल कर आए। हीरो मिसाइलों से बचता रहा, पर उन हाथों ने उसे पीछे से अचानक पकड़ लिया। विलन ने ऐसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया जैसे फाइट ऑलरेडी ओवर हो चुकी हो, जबकि लड़की ने सॉफ्टली फ्रे का नाम पुकारा। फिर वो उसे जोर से चिल्लाई जब लिच के मैजिक से एक्सप्लोजन्स होने लगे। ब्लास्ट और स्ट्रॉन्गर होता गया, जिससे मेज को खुद को और दूसरों को एक बैरियर से शील्ड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आसपास मौजूद हर कोई बचे हुए अटैक से बचने के लिए भगदड़ मचा रहा था। रेड हेड ने बैरियर बनाए रखा जब तक कि उसने सेंटर की तरफ नहीं देखा और रियलाइज किया कि प्रोटैगनिस्ट जा चुका था। वहां सिर्फ शिप के टूटे हुए पार्ट्स ही बचे थे। उसने उसे पुकारा, एक आंसर के लिए भीख मांगते हुए। ब्लॉन्ड मेज ने तो ऑलरेडी रोना शुरू कर दिया था। फिर बिना किसी वार्निंग के लिच की मिसाइल्स हवा में रुक गईं। डेड स्टन रह गया और जल्दी से इधर-उधर देखने लगा। उसकी अपनी ही मिसाइल्स अब उसी की तरफ पॉइंट कर रही थी। उसने उन्हें ब्लॉक करने के लिए जल्दबाजी में एक रिपल्शन शील्ड बनाई, पर इससे उसका फोकस टूट गया और जिस मेज को उसने मैजिक से पकड़ रखा था वो आजाद हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथों में एक और डार्क स्पेल गैदर किया और बाकी बची मिसाइल्स को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था उस लड़के ने उसके ही मैजिक को उस पे वापस कैसे टर्न कर दिया था। उसे लगा कि फाइट ओवर हो गई है जब तक कि वो ग्रे हेड बॉय उसके पीछे अपीयर नहीं हुआ। देखने वाले सब लोग फ्रे को वहां बिना किसी खरोच के खड़ा देखकर शॉक। लिच घूम गया, इसे समझ में कंप्लीटली अनेबल था, पर वो चाहे जैसे भी मूव करे, हीरो उसकी स्पीड का यूज करके उसके साथ खिलौनों की तरह खेलते हुए उसके पीछे ही रहा। पैनिक में मॉन्स्टर वहां से भागने के लिए हवा में जंप कर गया। लिच रैटल था, ये फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा था कि ये पॉसिबल कैसे था। इंसानों को इस तरह से मूव करना अलाउड नहीं था, पर प्रोटैगनिस्ट ने बस ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में टोटल कॉन्फिडेंस के साथ मैजिक चमक रहा था। लड़की पूछती है कि क्या फ्रे ठीक है, और वो एक काम लुक और एक छोटे से नॉड के साथ आंसर देता है। वो उसे ऑ में घूरती है और उसे एक दूसरे मेज का विजन याद आता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। हड्डियां जुड़ने लगती हैं और उसे समझ आने लगता है। फिर विलन ने एक और स्पेल चार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे पास खड़ा ब्लॉन्ड लड़का डर गया। लिच ने शिप पर जायंट आइस स्पीयर्स की बारिश कर दी। क्रू ने टेरर में ऊपर देखा। उन्हें लगा कि अब सब खत्म। लिच ने डिसाइड किया कि खुद को बचाने का एक ही रास्ता था, शिप को डिस्ट्रॉय करना। तो उसने उस पे अटैक करना कंटिन्यू रखा। जरूरत पड़ने पर सबको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। फिर किसी चीज ने उसे जमा दिया। हर अटैक आसानी से ब्लॉक हो गया था। फ्री ने शिप के चारों तरफ एक मैसिव बैरियर बना दिया था। अनडेड बस घूर कर इसे इम्पॉसिबल ही कह पाया। ब्लॉन्ड लड़के ने कहा कि ये वाकई था। वो तो एक स्पीयर को भी रोकने के ट्राई में खून की उल्टियां कर देता। मीनवाइल लड़की यही सोचती रही कि फ्रे सच में कौन था उसके ऊपर। मॉन्स्टर ने उसे एक मामूली इंसान कहा, जबकि वो शिप पर फेंकने के लिए एक ह्यूज आइसबर्ग फॉर्म कर रहा था। ब्लॉन्ड लड़के ने चिल्लाया कि इतनी बड़ी चीज को कुछ भी ब्लॉक नहीं कर सकता। इंसानों के मरने के लिए रोर करते हुए लिच ने उस मैसिव आइस को एक मीटियोर की तरह नीचे फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने ऊपर लीप करके आंसर दिया, सीधा उस जायंट स्पीयर को चीरते हुए उसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। वो तब तक ऊपर उठता रहा जब तक कि वो मॉन्स्टर के फेस टू फेस नहीं आ गया। शिप पर यंगर मेजेस ने गिरते हुए डिब्री को ब्लॉक किया। लिच को विश्वास नहीं हुआ, चिल्लाते हुए बोला कि एक मामूली 5 स्टार मेज उसे रोक नहीं सकता था। ग्रे हेड लड़के ने कहा कि उसे बस ये पता था कि उसे किस रास्ते पर चलना है। अनडेड ने पलटकर चिल्लाया, पूछते हुए कि क्या वो सच में जानता है कि 5 स्टार्स के आगे क्या है। फ्रे ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसे और ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि उन स्पेल्स की यहाँ कोई औकात नहीं है। हिला हुआ लिच पूछता है कि वो सच में कौन है। हीरो पहले खुद को फ्रे ब्लेक अकेडमी के इटर्नल लूजर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और सिर्फ इस नाम ने ही मॉन्स्टर को डरा दिया। फिर उसने डिक्लेयर किया कि वो लूकस स्ट्रॉमैन है जो 4000 साल बाद वापस आया है। हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज। हिस्ट्री में शिप पर मेजेस ने कंप्लेन की वो बेयरली इतना सब झेल पा रहे हैं, जबकि उन्हें अपना फोकस भी मेंटेन करना था। लड़की ने टेंशन में ऊपर देखा। डिसबिलीफ में मॉन्स्टर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल था, ल्यूकस मर चुका था। फिर वो एक डायरेक्ट अटैक में एक हाथ से आगे लपका। फ्रे उसके पीछे अपीयर हुआ, मजाक उड़ाया कि वो पीछे से बेहतर दिखता है और स्ट्राइक किया। उसका हाथ मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार हो गया और उसने उसका ब्लू हार्ट पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसे एग्जैक्टली पता था कि ये क्या है और पूछा कि क्या लिच का अभी भी जिंदा रहने का प्लान है। उसने ऐड किया कि उसने गेस कर लिया था कि कोर कहाँ होगा। हालांकि उसके टाइप ने इसे एग्जैक्टली जानना थोड़ा हार्ड बना दिया था कि मॉन्स्टर ने उसे वेट करने के लिए चिल्लाया। फ्रे ने उस स्टोन को क्रश कर दिया और एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ। मॉन्स्टर टूटकर हवा में वैनिश हो गया और उस मेज को वहां हवा में फ्लोट करते हुए छोड़ दिया, जो एक स्टर्न फेस के साथ सब दिख रहा था। शिप पर मेजेस स्टन्ड थे कि ये कितनी जल्दी खत्म हो गया और पायरेट्स अपनी हार का रोना रोने लगे। रेड हेड विलन बार बार यही पूछता रहा कि ये सब पॉसिबल कैसे था। अभी फ्रे उसके पीछे अपीयर हुआ, ये क्लियर करते हुए कि वो पहले से ही न्यू कि आगे क्या होने वाला था। अब कोई और डील्स नहीं होंगी। उस शिप का हर पायरेट मरने वाला था। कुछ देर बाद सारे पायरेट्स हार चुके थे, जिसमें वो रेड हेड भी था, जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी। हीरो उन फॉलन गिरे हुए बॉडीज के बीच खड़ा था, एक फाइनल डाउनवर्ड स्ट्राइक के साथ सब कुछ खत्म करते हुए। उसके बाद वो मुड़ा और उसने दूर से देख रहे अप्रेंटिसेस को देखा, स्पेशली वो रेड हेड में जो उसे मोहते हुए में देख रही थी। सुबह तक वो एक पोर्ट पर पहुंच गए। फ्रे उस लड़की के साथ शिप से उतरता है, पर एक ब्लॉन्ड लड़का उसे रोक लेता है, उसकी स्किल की तारीफ करता है। वो यहाँ तक कहता है कि वो उसका ह्यूज फैन है। फ्रे बस चलता रहता है। इजाबेल इस बात से कंफ्यूज्ड है कि वो इतना कोल्ड क्यों है। फिर वो लड़का आगे आता है, वो करता है, उसे थैंक यू कहता है और बोलता है कि उसकी
लाइफ बचाने के लिए वो इसका रीपेमेंट करेगा। लड़की जल्दी से प्री को कहती है कि उसे ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। फ्रे सरप्राइज से देखता है, फिर चुपचाप रिलैक्स हो जाता है। वो पूछता है कि लड़के को अब कैसा लग रहा है, क्योंकि शॉकवेव से उसे हर्ट हो सकता था। ब्लॉन्ड कहता है कि वो फाइन है, क्योंकि उसने उस तरह की चीज के लिए प्रिपेयर किया था। फ्रे को ये फनी लगता है और वो ये लड़की उसे रूड ना बनने को कहती है। वो तीनों सिटी के बीच से चलते हैं और प्री पूछता है कि फ्रे को क्या हुआ था। वो जानना चाहता है कि फ्रे ने लीच को इतनी इजीली कैसे हरा दिया, जबकि एक नॉर्मल मेज के लिए ये इम्पॉसिबल होना चाहिए। वो कहता है कि उसने उसके बारे में पहले सुना है, अकेडमी का सबसे टैलेंटलेस स्टूडेंट, और पूछता है कि क्या फ्रे पूरे टाइम अपनी रियल पावर हाइड कर रहा था। फ्रे रूखेपन से आंसर देता है कि कहना मुश्किल है, लाइफ आपको सरप्राइज कर सकती है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूरते हैं जब तक कि ब्लॉन्ड श्रग करके टेंशन ब्रेक नहीं कर देता। वो अग्री करता है कि कुछ भी हो सकता है, जबकि लड़की उनके पीछे चलती रहती है। उस सब के बाद प्रिंस फ्रे को अपने होम इनवाइट करता है ताकि वो उसे प्रॉपर्ली थैंक यू कह सके। ये फॉर्मल ऑफर इजाबेला को स्पीचलेस कर देता है और ब्लश करती हुई वो फ्रे के आंसर का वेट करती है। फ्रे कहता है कि अगर उसके पास टाइम हुआ तो वो इस बारे में सोचेगा। ये उसकी कंपेनियन को फ्यूरियस कर देता है। वो किसी नोबल के इन्विटेशन को इस तरह से ब्रश ऑफ कैसे कर सकता है। जब फ्रे को आग लगाने का आइडिया आता है तो वो अपनी ट्यून चेंज कर लेता है और कहता है कि अगर इसमें उसका कोई फायदा हुआ तो वो शायद चला जाए। इजाबेला और भी गुस्से में आ जाती है, उसे बास्टर्ड बुलाती है, जबकि फ्रे को कोई क्लू नहीं है क्यों। वो चिल्लाती है कि पैसे मांगना शेमलेस है और वो पलटकर जवाब देता है कि वो उसकी वजह से कंगाल है। इसके बीच में ब्लॉन्ड कहता है कि उसे कोई एतराज नहीं है, पर पूछता है कि उन्हें पैसे क्यों चाहिए। फ्रे एक्सप्लेन करता है कि उसे कैसन फिनी पोर्टल स्टोन यूज करना है और वो एक्सपेंसिव है, जिससे प्री क्यूरियस हो जाता है। फिर लड़के को एक आइडिया आता है और वो अपनी बैग छान मारता है। उसे बचाने की पेमेंट के तौर पर गोल्ड कॉइंस निकालता है, 3 गोल्ड कॉइंस, बाकी 300 दूसरे, जो उन दोनों को इंस्टेंटली हैप्पी कर देता है। फ्रे कहता है कि उन्हें सिर्फ 20 गोल्ड की जरूरत है, पर वो नोबल इंसिस्ट करता है कि वो सब रख ले। ये देखकर फ्रे थोड़ा वोर्न आउट होकर सोचता है कि ये बच्चा सच में एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है। वो चलते रहते हैं और बातें करते हैं, जबकि ब्लॉन्ड फ्रे को फिर से इनवाइट कर रहा है। वो एक के बाद एक रीजन देता है और फ्रे इससे टायर्ड लगता है। जब फ्रे आखिरकार चिढ़ करता है तो प्री कहता है कि वो सिर्फ पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा था और मेंशन करता है कि उसके फादर सब कुछ खुद हैंडल करते हैं। पर कुछ फ्रे की अटेंशन कैच करता है और वो पूछता है कि क्या उस लड़के की कोई ओल्डर सिस्टर है। ब्लॉन्ड कहता है हाँ, वो लूनेबल किंगडम में है, पर फ्रे को सिर्फ लड़की से मतलब है जो उसके पीछे खड़ी रेड हेड को अनॉय कर देता है। प्री कहता है कि उसकी सिस्टर एक ऐसी फैमिली से आती है जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स पैदा करने के लिए जानी जाती है और उन्हें शायद डिसअपॉइंटमेंट होगी कि वो मैजिक में ग्रेट नहीं है। इजाबेला उसे कहती है कि वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो खुद पे जितना विश्वास करता है वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर फ्रे उस लड़की का अटेंशन ग्रैब करता है और उससे अपने कॉन्फिडेंस ना खोने को कहता है, क्योंकि इतना हैंडसम बंदा उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ है, जिससे प्रीत फ्लस्टर्ड हो जाता है। पर फ्रे तुरंत ये कहकर सब खराब कर देता है कि अगर उसकी कोई ओल्डर सिस्टर या आंट हो तो वो उससे कांटेक्ट करे, जो इजाबेला को हद से ज्यादा गुस्सा कर देता है। उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, उसे टोटली थरकी बुलाती है। ब्लॉन्ड कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेता है और फिर अचानक हंसने लगता है। वो कहता है कि उसे इस तरह से हंसे हुए एक लंबा टाइम हो गया है और उन दोनों को फनी फ्रेंड्स बुलाता है। टाइम पास होता है और उस दिन की लेट आफ्टरनून तक ब्लॉन्ड कहता है कि अब उसकी जाने का टाइम आ गया है। वो उन्हें एक बार फिर से अपने होम इनवाइट करता है, ये कहते हुए कि जब तक वो उनका एहसान नहीं चुका देता उसे सही नहीं लगेगा। फ्रे दोबारा कहता है कि अगर टाइम हुआ तो वो आएगा और रेड हेड फिर से अनॉय हो जाती है। वो एक मोमेंट के लिए एक दूसरे को देखते हैं, चुपचाप आगे बढ़ने का वेट करते हुए। इजाबेला कहती है कि वो इसे एक गुड साइन मानती है। वो गुड बाय कहते हैं और फ्रे सोचता है कि वो लड़का एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है। फ्रे कहता है कि वो बच्चा वैसे ही नाइस था जैसे नोबल्स को होना चाहिए और उसकी कंपेनियन अग्री करती है, जब तक फ्रे ये ऐड नहीं करता कि उसकी पॉकेट्स भी बहुत डीप हैं। इस बात से रेड हेड फिर से अनॉय हो जाती है। फ्रे को कोई आइडिया नहीं होता कि वो इस बार भी क्यों एंग्री है और जब वो भड़क करती है तो वो कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है कि वो ब्रोक है। नेक्स्ट डे इजाबेला हर तरह के आउटफिट्स और आर्मर ट्राई करती है, जिसमें एक फ्लैशी मेज सेट भी शामिल था और फ्रे से पूछती है कि क्या वो प्रिटी लग रही है। फ्रे आंसर देता है कि वो बस घर जाना चाहता है। फिर उसे फैंसी चीजों की जगह प्रैक्टिकल क्लोथ्स चूज करने को कहता है, जो उसके काम में रुकावट न डाले, जिससे वो फ्लस्टर्ड हो जाती है। रेड हेड गुस्सा होने लगती है, फिर चिल्लाती है कि वो आखिरकार अच्छे कपड़े पहनने से खुश है, जबकि फ्रे अभी भी समझ नहीं पाता कि वो अपसेट क्यों है। शॉप वर्कर कहता है कि उसकी कंपेनियन को शायद सिंपलर क्लोथ्स पसंद है और फ्रे सोचने लगता है कि उसे उसको वहां लाना ही नहीं चाहिए था। बाद में सिटी के एज के पास ग्रुप अपने नए गियर के साथ फिर निकलता है। फ्रे कहता है कि वो उस आइटम को चाहे कितनी बार भी देखे वो अभी भी अमेजिंग लगता है। द मैजिक सबस्पेस बैग, जो मैजिक का यूज करके अपने अंदर उससे कहीं ज्यादा चीजें होल्ड करता है जितना उसे करना चाहिए। लड़की कहती है कि ये इतना स्पेशल नहीं है और जब फ्रे पूछता है कि क्या वो नौटंकी हो रही है तो वो कहती है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। फ्रे एक सांस लेता है और सब कुछ सोचना शुरू करता है। वो आसपास देखता है और नोट करता है कि पोर्टल स्टोन्स की तरह वर्ल्ड एडवांस हो चुका है और पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो ऑब्वियस है, वो 4000 साल से गायब था। उसे सस्पेक्ट होता है कि डेमी गॉड ने ह्यूमन प्रोग्रेस को होल्ड बैक, रोक कर करके रखा होगा। गॉड्स के लिए इंसान शायद सिर्फ एंट्स की तरह है। इजाबेल पूछती है कि वो किस बारे में सोच रहा है और कहती है कि वो पोर्टल स्टोन तक पहुंच चुके हैं। फ्रे अपना गाल खुजाता है अभी भी सोचते हुए और कहता है कि वो इसे खुद फिगर आउट कर लेगा। एक आदमी अनाउंस करता है कि पोर्टल खुल रहा है और सब कुछ मैजिक सर्कल में एंटर करने को कहता है। फ्रे सरप्राइज्ड है कि वो इस तरह अलग अलग ग्रुप्स चला सकते हैं। वो इस बात से इंप्रेस्ड है कि पोर्टल कैसे काम करता है, जबकि लड़की उसे वहां एम्बैरस करना बंद करने को कहती है। एक मैजिक सर्कल उनके सर के ऊपर बनता है और वाइडर स्प्रेड होता है। फ्रे उसे वार्न करता है कि फर्स्ट टाइमर्स अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और वो झल्लाकर कहती है कि उसे पहले से पता है। पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हर किसी को एक अजीब सी फीलिंग आती है और उन्हें टनल
लाइक स्पेस से तब तक कैरी किया जाता है जब तक कि ट्रिप एंड नहीं हो जाती। फ्रे जब हिस्पा पहुंचते हैं तो सरप्राइज में ऊपर देखता है। वो लैंड को स्टडी करता है और सोचता है 4000 साल बाद भी कुछ चीजें कभी चेंज नहीं होती। वो पीछे मुड़कर पूछने वाला होता है कि उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए, पर पता है कि इजाबेल को पोर्टल सिकनेस से वॉमिटिंग हो रही है। वो इंसिस्ट करती है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट स्किप किया था और कहती है कि खाना इसे फिक्स कर देगा, जबकि फ्रे सोचता है कि उसे सच में उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ज्यादा दूर नहीं एक टैवर्न में कुछ आदमी पी रहे हैं और बारटेंडर कुछ नोटिस करता है। उसकी अटेंशन शिफ्ट होती है जब फ्रे फूड और ड्रिंक की डिमांड करते हुए वहां घुसता है और रेडहेड को शॉक कर देता है जब वो अल्कोहल ऑर्डर करता है। वो चिल्लाती है कि उसको पीना पूरी तरह से इररिस्पॉन्सिबल है। फ्रे उसे चुप रहने को कहता है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसको ड्रिंक किए हुए कितना टाइम हो गया है। वो ये भी कहता है कि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि एकेडमी अल्कोहल क्यों नहीं बेचती, जिससे इजाबेल स्पीचलेस हो जाती है। फिर वो दोबारा चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसका रीजन ऑब्वियस है, जबकि फ्रे आर्ग्यू करता है हर कोई 13 साल की उम्र में वैसे भी पीना शुरू कर ही देता है। बारटेंडर उनका ऑर्डर लाता है और पूछता है कि क्या वो मर्सनरीज है। फ्रे उसे इग्नोर करता है और जब फूड आता है तो खुश हो जाता है। बारटेंडर कहता है कि अगर वो यहाँ हैं तो वो जरूर रुकीज हों, स्पेशली एकदम नए ब्रांड गियर पहने हुए, जैसे किसी ड्रैगन का शिकार करने जा रहे हो। फ्रे खाना खाता रहता है और कुछ नहीं कहता। बॉल्ड मैन कहता है कि ये सब बुरा नहीं है, रिच किड्स को यंग होने को एंजॉय करना चाहिए, पर उन्हें वार्न करता है कि खा ले और वापस चले जाए क्योंकि रूकीज को माउंटेन्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इजाबेल कहती है कि उसने सुना है कि वो जगह डेंजरस मॉन्स्टर से भरी है। ये बात बारटेंडर को गुस्सा कर देती है और वो कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो स्टार्टल हड़बड़ा जाती है जबकि पास खड़े दूसरे एडवेंचरर्स माउंटेन्स पर उनके जाने के थॉट पर हंसने लगते हैं। फ्रे इन सबको इग्नोर करता है और अपना मुंह खाने से भरता रहता है। फिर बारटेंडर माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसका एक बेटा है जो लगभग उनकी एज का है। वो एक्सप्लेन करता है कि उस लड़के ने एक बार मर्सनरी बनने की ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उसने अपनी बात रखी। इजाबेल पूछती है कि उसका बेटा अब कहाँ है। ओल्ड मैन कहता है कि वो चला गया है, उसने माउंटेन में एंटर करने का ट्राई किया था। उससे माफी मांगती है पर वो कहता है कि ठीक है, उसने खुद इसकी बात शुरू की थी। ओल्ड मैन कहता है कि उसका बेटा एक मदर और डॉटर को एस्कॉर्ट सुरक्षा देते हुए लेकर जा रहा था और सिर्फ वो डॉटर ही अकेले वापस आई थी। कहते हुए कि उसका बेटा वापस नहीं आया। बारटेंडर कहता है कि वो उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, पर माउंटेन में एंटर करना एक बैड आइडिया है, वो शायद कभी वापस ना आए। ये स्टोरी सुनकर इजाबेल के पास बोलने को कोई वर्ड्स नहीं थे। फिर फ्रे साइलेंस ब्रेक करता है, अभी भी ऐसे खा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और कहता है कि फूड ग्रेट है। उसके बाद वो उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि माउंटेन में किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। रेडहेड भी एक बाइट लेती है, ये देखना चाहती है कि क्या फ्रे सही है, और पता चलता है कि फूड एक्चुअली ऑफुल है। ओल्ड मैन फ्रे से पूछता है कि क्या वो वाकई माउंटेन में जाने का प्लान बना रहा है, ये जानते हुए भी कि वो शायद कभी ना लौटे। पर फ्रे कुछ नहीं कहता। बारटेंडर समझ जाता है और बड़बड़ाता है कि वो इस बारे में अपनी नींद खराब करने वाला है। फिर भी एक बार जब वो खाना खत्म कर लेते हैं, वो एक मैप निकालता है और उस पर पॉइंट करता है। इजाबेल कहती है कि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान था, पर ये उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हेल्प करता है। फ्रे पूछता है कि इन सारे फूड और ड्रिंक्स का क्या उधार हुआ, फिर उसे थैंक यू कहता है। ओल्ड मैन कहता है कि अभी टेंशन मत लो, ये अभी के लिए उसकी तरफ से फ्री है, जब तक वो जिंदा वापस आते हैं वो उसे बाद में पे कर सकते हैं। फ्रे पूछता है कि अगर वो इतनी आसानी से हार मान लेता है तो उसका बिजनेस कैसे चलता है, और ओल्ड मैन कहता है कि उसे ये सुनने को बहुत मिलता है। उस रात बाद में जब वो निकल रहे होते हैं तो फ्रे मील के लिए उसे थैंक यू कहता है और बारटेंडर उसे लायर बुलाता है। उसका खाना टेरिबल है पर ड्रिंक्स अच्छी हैं। वो उन्हें गुड बाय कहता है, बोलता है कि वो उन्हें याद रखेगा और प्रॉमिस करता है कि अगली बार बेटर सॉसेजेस खिलाएगा। फ्रे कहता है कि वो इसका वेट करेगा। ओल्ड मैन उन्हें एक ब्राइट स्माइल के साथ भेजता है। फिर दोनों माउंटेन्स के रास्ते पर फॉरेस्ट में आगे बढ़ते रहते हैं। रात में एक फियर्स बैटल चल रही है जब एक वॉरियर की स्ट्राइक से ब्लू लाइटनिंग फूटती है। वो ब्लो उस एरिया को चीर देता है और जमीन हिला देता है। एक रेड हेड औरत दूर से देख रही है, फाइट को केयरफुली जज करते हुए। उसके बगल में एक व्हाइट हेड आदमी शांत और अनरीडेबल खड़ा है। उनके आसपास फाइटर्स रूइंग बैटलफील्ड के आर पार आपस में भिड़ रहे हैं। एक वॉरियर कहता है कि एनिमी उनके एडवांस करने को रोकने का ट्राई कर रहा है। दूसरा आंसर देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना रास्ता जबरदस्ती बना लेंगे। उनकी बात अर्जेंट हो जाती है क्योंकि वो जल्दी से फिगर आउट करते हैं कि आगे क्या करना है। व्हाइट हेड आदमी पूछता है कि वो यहाँ आए ही क्यों है। डेंजर को लेकर वरीड है। औरत कहती है कि ये जैसा दिखता है उससे कहीं बड़ा है, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। फिर उन्हें घूमती हुई एनर्जी में लिपटा एक ह्यूज स्ट्रक्चर दिखता है और वो कहती है कि ये हाल ही में हुए इवेंट्स की हो सकती है, और एनिमीज शैडोज में वेट कर रहे हैं अटैक करने के लिए रेडी। और ग्रुप को रियलाइज होता है कि वो अकेली नहीं है, अब हर एक मूव मैटर करता है। फ्रे सिचुएशन को स्टडी करता है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखता है। रेड हेड औरत डाउट के साथ आंसर देती है, उसकी थिंकिंग समझने का ट्राई करते हुए। वो एक फिंगर उठाता है ये दिखाने के लिए कि उसके पास एक की पॉइंट बाकी है। कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है सब कुछ एक महीने पर डिपेंड करता है। वो उस प्लान पर क्वेश्चन करती है, ये कहते हुए कि एक महीना शायद आसपास भी काफी ना हो, पर वो इस बात पर श्योर रहता है कि अगर वो टाइम को अच्छे से यूज करे तो वो सक्सीड होंगे। जैसे ही डॉन होने लगती है एक और क्लैश शुरू होता है और वॉरियर ब्लू पावर की एक वेव के साथ चार्ज करता है। बैटल चलती रहती है जबकि रेड हेड फाइटर ब्लास्ट्स के बीच में फास्ट मूव करती है। वो आने वाले अटैक्स को डॉज करती है और वापस स्ट्राइक करने के लिए रेडी होती है। मीनवाइल सिल्वर हेड आदमी आराम से सब देखता है, हर एक मूव को रीड करते हुए। फिर वो एक ऐसा प्लान रिवील करता है जो सब कुछ डिसाइड कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और सनराइज की लाइट जमीन पर पड़ती है। औरत अमेजमेंट में एक मैसिव वाटरफॉल को घूरती है। ये कितना ह्यूज है ये देखकर वो क्लियरली स्टन्ड है। झरने के पीछे एक हिडन केव की तरफ बढ़ते हुए पानी के गरजने की आवाज हवा में भर जाती है, जहां कुछ मिस्टीरियस वेट कर रहा है।
अंदर एक गोल्डन स्फीयर अजीब सी एनर्जी के साथ चमक रहा है। केव में फ्लोट करते हुए वो स्फीयर वॉल्स को लाइट अप करता है और सिल्वर हेड आदमी तुरंत जान जाता है कि ये वैल्यूएबल है। रेड हेड यंग औरत अपने घुटनों पर गिर जाती है ओवरवेल्म होकर। जब उसके आसपास की ग्लो और स्ट्रांग हो जाती है, वो और कंफ्यूजन में देखती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट काम रहता है। एक सिंपल मोशन के साथ वो एक ह्यूज फोर्स को आसानी से कंट्रोल करता है। छोटी लाइट्स उसके आसपास ड्रिफ्ट करती हैं और जब एनर्जी उसके हाथों में गैदर होती है, वो मेडिटेशन में बैठ जाता है, एक ब्लू ऑरा में लिपटा हुआ। यहाँ तक कि वाटरफॉल भी उस पर रिएक्ट करता हुआ लगता है और तेजी से गरजता है। लड़की बस चुपचाप देख सकती है। फिर एनर्जी अचानक शिफ्ट होती है और डीप पर्पल कलर में टर्न हो जाती है। वो आदमी पूरे रिजॉल्व के साथ अपनी आंखें खोलता है, ये सेंस करते हुए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लड़की बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ती है और उस फिनोमिनन में एंटर करती है। उस सेम पावर को अपने चारों तरफ घेर लेने देती है। वो आदमी ऐसे स्माइल करता है जैसे उसने अभी उसके टैलेंट को कंफर्म कर लिया हो। वो प्लीज लग रहा है और उनके चारों तरफ की एनर्जी स्वेल होकर एक ब्राइट वॉटेक्स बन जाती है जो पूरी केव में भर जाती है। उस हार्श ट्रेनिंग के बाद पावर फाइनली सेटल होती है। लड़की वहां खड़ी उस सबको प्रोसेस करने का ट्राई करती है। वो उसकी तरफ देखती है और एक प्लेफुल प्राउड ग्रिन देखती है। फिर वो कैजुअली कहता है कि उन्हें कुछ खाने को ले लेना चाहिए। ऑफ गार्ड पकड़ी हुई वो एक सेकंड के लिए घूरती है, फिर स्माइल करती है। वो उसे थैंक यू कहती है, ये बोलते हुए कि वो सच में पहले से चेंज हो गया है। पहले वो उसे यहाँ ट्रेन करने के लिए कभी नहीं लाता। इजाबेल ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। वो उसे बुली किया करता था, फिर भी अब उसके बारे में कुछ ऐसा है जो उसे उसकी तरफ पुल कर रहा है। वो रुकती है, आगे क्या कहना है इस पर केयरफुली सोचते हुए। आजकल वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह फील होता है, जैसे कोई जिसे हमेशा एग्जैक्टली पता होता है कि क्या करना है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि उसका कौन सा वर्जन रियल वाला है। एक मोमेंट के लिए उसे समझ नहीं आता कि क्या आंसर दे। फिर वो सॉफ्टली हंसती है और कहती है कि दोनों वही हैं। उसके हिसाब से लोग सच में चेंज नहीं होते, वो ग्रो करते हैं। वो आंखें बंद करता है और एग्री करता है। इजाबेल दोबारा कहती है कि वो उस चेंज के लिए कितनी थैंकफुल है। पहले वो उसे कभी किसी प्राइवेट ट्रेनिंग ट्रिप पर नहीं ले जाता। फिर वो अचानक आगे क्या होने वाला है इस पर अनईजी होकर रुक जाती है। वो उस छोटी सी केव में एक पूरा महीना एक साथ स्पेंड करने वाले थे, पर फ्रे कहता है कि उसे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे बेवकूफी भरी बातों के बारे में वरी ना करने को कहता है। जोर से ब्लश करते हुए इजाबेल गुस्सा हो जाती है, भले ही उसे पूरी तरह समझ नहीं आता क्यों। फ्रे एक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, एक बैरियर जो एक ट्रैप की तरह काम करता है इन केस अगर उनके सोते वक्त मॉन्स्टर्स आ जाए। फिर वो लेट जाता है, कहता है रेस्ट करने का टाइम हो गया है और उसी भी वैसा ही करने को कहता है। एक मोमेंट बाद ही वो डीप स्लीप में खर्राटे ले रहा है और इजाबेल अचानक उसके फेस पर पंच मारना चाहती है। द फेस। अगले दिन इजाबेल अभी भी गहरी नींद में है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है एक और लंबे दिन का सामना करने के लिए। जब वो उठती है तो वो अभी भी एग्जॉस्टेड लग रही है। फ्रे तो पहले से ही जगा हुआ था। उस रात वो सिर्फ 5 घंटे सोई थी और वो उसका आखिरी रियल रेस्ट होने वाला था, क्योंकि ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्श होने वाली थी। फ्रे उसे कैसेडाइन का ट्रेनिंग मेथड सिखाता है जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये ट्रेन करने का एक एक्सट्रीमली डेंजरस वे है, इसलिए वो उसे सिर्फ देखने को कहता है। फिर उसकी ऑरा कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब वो अपनी स्पेल्स रिलीज करता है। एक कोर फॉर्म होने लगती है उन फोर्सेस को दिखाते हुए जो उसने कंबाइन की हैं। जल्दी ही स्पेल स्प्लिट हो जाते हैं और एक नया स्टेट क्रिएट करते हैं। फ्रे अपनी बॉडी के माना को फायर और वाटर में डिवाइड करता है। ये दोनों ऑपोजिट पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे को रोकती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई बैटल चल रही हो। फायर और वाटर दोनों फ्रे के कंट्रोल में है। आंखें बंद किए वो टेक्निक पर फोकस करता रहता है, वाटर की पावर को कंट्रोल करते हुए। उसके अंदर एलिमेंट्स ऑलमोस्ट अलाइव एक्ट करते हैं। वाटर अटैक करता है जबकि फायर खुद को डिफेंड करने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ उसकी बॉडी फायर के साथ अलाइन रहती है। उसे दोनों साइड्स को बैलेंस रखना पड़ता है ताकि कोई एक ओवरटेक ना कर ले, बिल्कुल किसी स्केल को लेवल करने जैसा जो कभी स्टिल नहीं रहना चाहता। ऑ में देखते हुए इजाबेल रियलाइज करती है कि ये मेथड कितना इनक्रेडिबल है। ये था कॉन्फ्लिक्ट कैसेडिन का मेथड। वो अपनी आंखें फ्रे पर टिकाए रखती है, हर एक सेकंड स्टडी करते हुए। फिर वो अपनी करेज गैदर करती है और इसे खुद ट्राई करने का डिसाइड करती है। अपनी आंखें बंद करके वो अपनी बॉडी में एनर्जी पुल करना शुरू करती है। जल्दी ही फोर्सेस एक दूसरे को अपोज करने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे सिखाया गया था। वो उन्हें परफेक्ट बैलेंस में शेप करने का ट्राई करती है, पर वो चाहे जितना ट्राई करे वो ऐसा नहीं कर पाती। वो टेक्निक जल्दी ही उसे सिक फील करवाती है। वो टेरिबल पेन के साथ ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती है। ये सब थोड़ा सा भी बैलेंस लूज करने की वजह से हुआ। ये एक ब्रूटल ट्रेनिंग मेथड था, फिर भी फ्रे काम रहा। ऐसे मेडिटेट करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस मोमेंट पर इसाबेल को और भी ज्यादा डाउट्स आने लगते हैं कि वो सच में कौन है। बाद में वो वाटरफॉल में नहाने का डिसाइड करती है। एक हार्ड दिन की ट्रेनिंग के बाद वो उस क्लियर वाटर में वॉश ऑफ करती है। नहाते वक्त वो अब तक हुई हर एक चीज के बारे में सोचती है। जब वो बाहर आती है वो कपड़े पहनती है और अपनी चीजें वापस बैग में रखती है। फिर वो अपने बगल में कुछ स्टोन सेट करती है। वो अपने सामने एक बड़ा रॉक रखती है और पास में 6 छोटे स्टोन्स। एक हाथ से वो उन छोटे स्टोन्स को ड्रॉप करती है, फिर उन्हें दूसरे मैचिंग स्टोन से रिप्लेस करती है। इस तरह से वो टाइम ट्रैक करती है और उसे रियलाइज होता है कि 2 हफ्ते ऑलरेडी गुजर चुके हैं। इस पूरे टाइम में फ्रे अपनी जगह से हिला तक नहीं है। वो लड़का उसी टेरिफाइंग ट्रेनिंग मेथड को उस केव के अंदर यूज करता रहा। बैरियर क्रॉस करने के बाद इजाबेल वापस आई ये देखने की वो कैसा कर रहा है। जैसे ही उसने अपना बैग नीचे रखा उसे कुछ अजीब सेंस हुआ और वो करीब आई। एक ब्राइट ब्लू एनर्जी बाहर निकल रही थी। सेंटर में फ्री क्रॉस लेगेड बैठा था, आंखें बंद किए। माना का वो सर्ज ये दिखा रहा था कि वो 6th डिग्री के करीब था। सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसने कभी किसी को इतनी फास्ट ग्रो करते नहीं देखा था। उसमें से स्पिल हो रही पावर ने उसे वहीं रोक लिया, पर फ्रे के लिए ये अभी भी टू स्लो था। उसे और स्पीड और कंट्रोल चाहिए था। अमेज्ड होकर इजाबेल देखती रही। फिर वो उसके सामने बैठ गई, उसके मोशंस कॉपी किए और खुद उस टेक्निक को ट्राई किया।
बाहर हैवी रेन एरिया को स्वीप कर रही थी। केव के अंदर दोनों ट्रेन करते रहे। तब तक 3 हफ्ते बीत चुके थे। बड़े स्टोन्स डेज ट्रैक कर रहे थे। इजाबेल और फ्रे पावर रिलीज करते रहे। हालांकि उसका कंट्रोल अभी भी उसके मैच का नहीं था। फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब फील हुआ। दोबारा वो उसके अनबिलीवेबल फोकस के साथ कीप अप नहीं कर पाई। एक स्लिप काफी थी उसका बैलेंस ऑफ करने के लिए। फिर भी कॉन्फ्लिक्ट मेथड उसे शॉकिंग पेस से स्ट्रॉन्गर बना रहा था। उसके एंसेस्टर्स में से किसी ने भी इतनी हार्शली ट्रेन नहीं किया था, जो ये एक्सप्लेन करता था कि मॉडर्न मेजेस इतने वीक क्यों लगते थे। फिर उसने अपने कपड़ों को स्मेल किया और रियलाइज किया कि वो कितना बैड स्टैंक कर रही थी। उसकी आंखें वाटरफॉल पैसेज की तरफ घूमी। बैरियर ब्रेक होना शुरू हो गया था, जैसे किसी चीज ने उसके थ्रू पुश किया हो। एक मोमेंट बाद वो कोलैप्स हो गया। उसके सामने एक ह्यूज क्रीचर खड़ा था। उसकी आंखों में फियर भर गया जब उसने उस जाइंट बर्ड को देखा। उस मोमेंट पर फ्रे ने अपनी आंखें खोली, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा था। हाय, अपनी ट्रेनिंग से बाहर आकर उसे जल्दी रियलाइज हो गया कि ये एक फीनिक्स था। इजाबेल को बैल ही बिलीव हो रहा था कि लेजेंड्स वाला क्रीचर सच में रियल था, पर प्रोटैगनिस्ट को कोई फियर फील नहीं हुआ। इसकी जगह उसने उसे डीप एडमिरेशन के साथ देखा। उसका रिएक्शन देखकर उसने भी उस बर्ड को दूसरे नजरिए से देखने का ट्राई किया। हिस्पानिया माउंटेन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, पर उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक डिवाइन बीस्ट भी वहां रहता है। फीनिक्स उस फायर माना से अट्रैक्ट होकर आया था, जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट ट्रेनिंग से रिलीज हो रहा था। फ्रे ने अपना हाथ आगे किया और उस बर्ड को पास बुलाया। पैनिक करते हुए इजाबेल चिल्लाई कि ह्यूमंस डिवाइन बीस्ट को टेम नहीं कर सकते। फीनिक्स उसके हर एक मूव को देख रहा था, फिर भी वो स्लो और काम पास आता गया, जबकि इजाबेल दूर से देख रही थी। जल्दी ही फीनिक्स ने फ्रे को बिना किसी हॉस्टिलिटी के अपने फेदर्स को स्ट्रोक करने दिया। इजाबेल स्टन थी कि वो बेयर हैंड से उन जलते हुए फेदर्स को टच कर सकता है, पर क्योंकि बर्ड ने कोई एंगर शो नहीं किया, उसने उससे डरना बंद कर दिया। फिर उसने उसकी बॉडी पर डीप क्लॉ के वुंड्स नोटिस किए। उसका हार्ट ऑलमोस्ट टेयर आउट हो चुका था। अमेजिंग था कि क्रीचर अभी भी जिंदा था। उसे ये भी नहीं पता था कि फीनिक्स मर भी सकते हैं, क्योंकि लेजेंड्स में कहा गया था कि वो राख से दोबारा जिंदा हो जाते हैं। फ्रे ने एक्सप्लेन किया कि वो बस ज्यादातर क्रीचर से बेहतर तरीके से मौत को रेजिस्ट कर सकते हैं, वो इमॉर्टल नहीं थे। शेकन, इजाबेल ने साइलेंटली एक्सेप्ट किया कि उन माउंटेन्स में जरूर ऐसे मॉन्स्टर्स छुपे होंगे जो इतने स्ट्रांग हैं कि एक फीनिक्स को भी घायल कर सके। उसने जिससे भी फाइट की थी वो कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं था। उसके फेदर्स को टच करते हुए फ्रे ने कहा कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो उस फीनिक्स के आंसर का स्टेडी रिजॉल्व के साथ वेट करने लगा। जल्दी ही क्रीचर ने पूरी तरह से अपना गार्ड लोअर कर दिया और उस पर ट्रस्ट किया। इजाबेल को अचानक वो एक रिलैक्स लिटिल बर्ड की तरह लगने लगा। फ्री ने जोक मारा कि अब वो उसकी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स एंजॉय करेगा। फीनिक्स ने अपनी आंखें खोली, क्लियरली इंप्रेस्ड नहीं था। फिर भी हीलिंग लगभग डन थी। फ्री ने उसके घाव को बंद करने में अपनी सारी पावर लगा दी। इजाबेल ने हर एक सेकंड क्लोजली देखा। उसे अब वो फ्री जैसा फील नहीं हो रहा था जिसे वो जानती थी। उसके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके चारों तरफ की हवा भी पीसफुल फील हो रही थी। जब फ्री ने उस बर्ड को ट्रीट किया तो उसने एक ओल्ड फ्रेंड को याद किया और फीनिक्स को बारिश की वजह से हेजिटेट करने के लिए टीज किया। अनॉयड होकर बर्ड उठने लगा। बिना एक भी वर्ड बोले ऐसा लगा जैसे दोनों माउंटेन पीक की तरफ रेस लगाने वाले हों। फीनिक्स को टच करके उसे स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया फील हुआ। जल्दी ही उसके वुंड्स कंप्लीटली क्लोज होना शुरू हो गए। एक बार जब एक फीनिक्स अपनी एनर्जी रिकवर कर लेता है, उसकी हीलिंग भी वापस आ जाती है। कुछ ही देर बाद वो बर्ड वापस अपने पैरों पर खड़ा था। उसकी बॉडी में पावर सर्ज हुई और उसने एक तेज चीख निकाली। फ्राई स्माइल किया। उन पुरानी यादों को वापस जीकर ग्लैड था। वैसे ही जैसे उसे सिखाया गया था। वो उन्हें परफेक्ट बैलेंस में शेप करने का ट्राई करती है, पर वो चाहे जितना ट्राई करे वो ऐसा नहीं कर पाती। वो टेक्निक जल्दी ही उसे सिक फील करवाती है। वो टेरिबल पेन के साथ ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती है। ये सब थोड़ा सा भी बैलेंस लूज करने की वजह से हुआ। ये एक ब्रूटल ट्रेनिंग मेथड था। फिर भी फ्रे काम रहा, ऐसे मेडिटेट करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस मोमेंट पर इसाबेल को और भी ज्यादा डाउट्स आने लगते हैं कि वो सच में कौन है। बाद में वो वाटरफॉल में नहाने का डिसाइड करती है। एक हार्ड दिन की ट्रेनिंग के बाद वो उस